हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आज आपके लिए ले आई हूँ इस वीडियो में एनसीईआरटी का निचोड़। जी हाँ, अब मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ोगे क्लास 1 से लेकर 8th तक की। और आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप सी टेट पेपर 1 या पेपर 2 केवीएसडी ट्रिपल एसबी जैसे कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा जितने भी एसएससी एग्जाम्स हो गए या जो भी एग्जाम आपके प्राइमरी लेवल पर है, ठीक है, या आपके 10th क्लास के लेवल तक है, एनसीईआरटी आप जानते हो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो सीटेट जैसे एग्जाम में या केवीएस की डी ट्रिपल एसबी जैसे एग्जाम में, तो आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़कर हो जाते हैं 90%। आप एक एक चैप्टर पढ़ो, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करो। उससे बेटर है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सारे चैप्टर्स का एक पीडीएफ। इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हर एक चैप्टर को पढ़ पढ़ के ये पीडीएफ बनाया गया है और आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके मतलब का नहीं है। एनसीईआरटी आप पढ़ने बैठोगे, पहली बात तो आपको अवेलेबल नहीं होगी इजीली क्लास 1 से लेकर 8th तक की, और अवेलेबल भी हो जाती है तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक एक चैप्टर पढ़ोगे और एक एक नोट्स बनाओगे। बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपके लिए लाई हूँ, आप जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हो, चैप्टर के नाम भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब हम बात करते हैं हम क्लास 6 में साइंस क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, क्लास 6 में अगर हम बात करें तो ईवीएस जो है क्लास 3rd to 5th में आती है बच्चों के पास में। 1st से और 2nd क्लास तक जो है बच्चे कंबाइंड पढ़ते हैं। ईवीएस जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, एक मॉरल ईवीएस नाम का सब्जेक्ट होता है, वो बच्चे पढ़ते हैं जिसमें स्टोरीज और उनको नैतिक शिक्षा दी जाती है। क्लास 3rd से 5th तक बच्चा उस स्टेज पे आता है जहां पे वो ईवीएस पढ़ना शुरू करता है। क्लास 6 से जो है बच्चे की साइंस और एसएसटी अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। वहीं क्लास 3rd और 5th में जो है साइंस और एसएसटी कंबाइंड ईवीएस के फॉर्म में बच्चा पढ़ता है। आपको पढ़नी है एनसीईआरटी और मैं आपके लिए पार्ट्स में ये सीरीज लेकर आई हूँ। आज आपके लिए पार्ट 1 है जो कि क्लास 6 का मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। अगले पार्ट में क्लास 7, फिर क्लास 8, फिर 5, फिर 3, फिर 4th आपको ऐसे पार्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है। एसएसटी भी और साइंस भी। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। इस पीडीएफ की बात रही तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो ऐसी ही सारी इंफॉर्मेटिव पीडीएफ्स के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी अब हम क्यों कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो ये समझते हैं। आप अगर पेपर 1 की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं कहूँगी कि आप जो है थोड़ी देर बैठ जाइए मेरे साथ इस वीडियो में। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कि एक एक चैप्टर आप पढ़ो जैसे आप नॉर्मली टेक्स्ट बुक कहीं से मांगते किसी की लाते एनसीईआरटी की, या घर में आपको मिल भी जाती तो भी आप इतना परफेक्टली नहीं कर पाते। 1 घंटे के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस सीरीज में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं एक एक करके आपको सारी क्लास का एनसीईआरटी का सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ऑथेंटिक मटेरियल होगा बिल्कुल। और आपको क्या करना है, अगर आपको टेस्ट करना है आप लगा लेना एक मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लोगे। एनी एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप सीटेट पेपर 1 कर रहे हो, सीटेट पेपर 2 कर रहे हो, ठीक है, आपको एक मॉक टेस्ट उठा लेना है। और अगर आपका स्कोर ना बढ़े तो आप कमेंट करके बताइएगा और हम इस सीरीज को वहीं पे एंड कर देंगे। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। ईवीएस में अगर जैसे सीटेट जैसे एग्जाम जो कि अभी आने वाले हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, 15 मार्क्स का आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंसेप्ट एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस बनते हैं और 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी पूछी जाती है ईवीएस की मैं बात करूँ तो, ठीक है। और जो बच्चे पेपर 2 के लिए कर रहे हैं, अगेन जैसे साइंस आप पढ़ोगे सिमिलरली पैटर्न उनका होता है, तो एनसीईआरटी आपके लिए ज़रूरी है। ओवरऑल मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ। आइए हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी। सबसे पहला तो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। मैंने चैप्टर नंबर 2 से हमने इसके नोट्स बनाने शुरू करे हैं, ठीक है। आप भी एक पेंसिल ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और एक रफ रजिस्टर ले लीजिए। आप लिखते जाइए साथ के साथ जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। पूछे जाता है जो कुछ भी चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 से हम इसलिए शुरू करें हैं, चैप्टर 1 में बहुत बेसिक कंसेप्ट था, व्हाट इज साइंस, एंड ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था इसलिए हमने उसको स्किप किया है। जो कुछ भी है सब कुछ आपके मतलब का है। अगर आप टेक्स्ट बुक लेकर पढ़ने बैठते तो आपको बच्चों के वाली भी चीज़ें पढ़नी पड़ती जो आपके काम की नहीं है, आपको इसमें सिर्फ आपके काम का मिलेगा। शुरू करते हैं चैप्टर 2 से। तो चैप्टर 2 में आपको डाइवर्सिटी है इन लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। प्लांट्स और एनिमल जो भी हमारे पास होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, ठीक है।
अब क्या होता है प्लांट्स में, जैसे ह्यूमंस के अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, मान लीजिए हैंड्स हैं, आईज है, नोज है, वैसे ही प्लांट्स के भी पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फीचर्स, अदर फीचर्स उसमें होते हैं, ठीक है। अगर हम ग्रुप करते हैं थिंग्स को एक साथ उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी। नेक्स्ट पे आते हैं, प्लांट्स को कैसे क्लासिफाइड करा जाता है, हर्ब्स में, शर्ब्स में, ट्रीज में, किस बेसिस पर, उनके करेक्टरिस्टिक्स जैसे हाइट, स्टेम टाइप और ब्रांचिंग पैटर्न्स पर। अब हम बात करते हैं जो भी सीड होता है, ठीक है, जो भी हमारा सीड होता है, सीड आपका कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आपको सीड आपको मिल रहा है, ठीक है। सीड्स अगर आप खोलोगे तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपके जो दो पार्ट्स होते हैं, जो भी सीड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि सीड लीव्स होती हैं। सीड लीव्स को ही कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। और सीड लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो बेबी प्लांट होता है, जो सीड से प्लांट ग्रो होता है, वो उसमें से ही अपना खाना प्रिपेयर करता है, किसमें से, सीड लीव से, ठीक है। ये आप ईवीएस में भी पढ़ोगे, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। अब जिन कॉटिलीडॉन्स के, ठीक है, देखो जैसे आप इसमें पढ़ रहे हो, मोनोकॉटिलीडॉन्स होते हैं और आपके डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉटिलीडॉन्स होते हैं, ठीक है। मोनो मीन सिंगल, जिसमें सिंगल आपका सीड हो, और डाइकॉटिलीडॉन्स जिसमें आपके दो पार्ट हो, ठीक है। समझ रहे हो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट आते हैं, हम पढ़ते हैं कि मोनोकॉट्स क्या होते हैं। मोनोकॉट्स होते हैं जिसमें पैरेलल वेन्स होती हैं। अब आप पत्ते देखोगे, कोई भी पत्ते आप देखते हो, जिन पत्तों में बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा पैटर्न होता है, ठीक है, वो आपके मोनोकॉट्स होते हैं। आप लीव्स से समझ सकते हो कि कोई प्लांट जो है मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ठीक है। अब जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें जो है नेटवर्क होता है वेन्स का। आप पत्ते देखना, आप पत्तों को नोटिस करोगे, उसमें अलग अलग तरीके की ऐसी ऐसी वेन्स होंगी, पूरा पैटर्न बन रहा है। तो ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं, ठीक है, डाइकॉट्स होते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट पे, एनिमल्स जो हैं हम उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू उनके जितने भी वो वेज में वो ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, अडेप्टेशन कहा जाता है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा चैप्टर है, आप पढ़ चुके हो अपने बचपन में, आपको अपने बचपन की याद आ रही होगी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। आप इसमें से एक्टिविटीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे बच्चे को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बारे में डिफरेंट बताना है, तो आप बच्चे से एक्टिविटी करा लो कि वो नियर बाय में जो है काफ़ी सारी चीज़ों को कलेक्ट कर ले, काफ़ी सारे पत्तों को कलेक्ट कर ले और देखे कि किस में पैरेलल पैटर्न बन रहे हैं और किस में जो है वेन्स बन रही हैं, पूरी स्ट्रक्चर्ड वेन बन रही हैं, ठीक है। अब आते हैं, व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज प्लांट्स लूज देयर होम्स, ठीक है, विच रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी। जब जैसे मान लो बर्ड्स हैं, आप पेड़ काट दोगे तो बर्ड्स अपना घर खो देंगी, तो उससे क्या है कि वो उनका हैबिटेट्स जो है आप क्या कर रहे हो, आप जो है उसे रिड्यूस कर रहे हो, जिससे क्या रिड्यूस होती है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स दो पार्ट में होती हैं, टेरेस्ट्रियल और आपकी एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं और एक्वेटिक जो कि आपके पानी में रहते हैं, ठीक है। सिंपल है चैप्टर। आगे आते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। सबसे पहले ग्रुपिंग। ग्रुपिंग आप जानते हो, एक जगह पे इकट्ठा करना सारे सेम करेक्टरिस्टिक्स वालों को। हर्ब्स होते हैं जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, शब्स होते हैं जो मीडियम साइज प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं जिनकी स्टिक थिक होते हैं और स्टेम जो है हार्ड होती है, डाइकोटिलेडॉन्स, डाइकॉट्स कौन होते हैं, जिनके दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया। मोनोकॉट्स कौन होते हैं, जिनके एक पार्ट होता है सिर्फ। वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, वेनेशन होता है जो भी पैटर्न ऑफ वेन्स होता है, ये पैटर्न ऑफ वेन्स मोस्टली किस में देखा जाता है, आपका डाइकॉट्स में देखा जाता है। पैरेलल वेनेशन ये आपका किस में होता है, पैरेलल वेनेशन आपने पढ़ा है, ये आपका मोनोकॉट्स में होता है, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन जो कि आपका डाइकॉट्स में होता है अगेन, ओके। अब आती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है, एक ऐसी रूट सिस्टम होती है जिसकी थिन रूट जो है जो बेस प्लांट से फैली हुई होती है। और टैप रूट जो होती है, देखो आप फाइब्रस रूट को ऐसे समझ सकते हो कि पतली सी एक मेन रूट है, उसमें से बहुत सारी आपकी रूट्स गई हुई है मिट्टी के अंदर, ठीक है। और आप टैप रूट से समझ सकते हो कि एक हार्ड सी आपकी, एक काफ़ी हार्ड सी आपकी जो है एक रूट है, उसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट रूट पार्टिकल्स निकले हुए हैं, आप इतना समझ सकते हो इससे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, अब आ जाते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, माइंडफुल ईटिंग्स। माइंडफुल ईटिंग क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं,
किस में पाए जाते हैं, अब आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट जो है ब्रेड में पाए जाते हैं, राइस में पाए जाते हैं, जो कि हमें एनर्जी देते हैं। क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस क्या होती है? क्यूलिनरी प्रैक्टिस होती है जो भी टेक्निक्स कुकिंग और प्रिपेयरिंग फूड में हेल्प करती है, वो सारी हमारी क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस होती है। ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है? डेफिशिएंसी डिजीजेस जो कि हमारे लैक ऑफ असेंशियल आपके डाइट्स में कोई कमी रह जाए। ठीक है, जैसे स्कर्वी है, ये विटामिन सी की कमी से होती है। ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं इसमें। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, आपका जो है स्किन की भी जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी विटामिन सी की कमी से होती है। इसलिए अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपको क्या करना है, याद रखना है एज फॉर स्कर्वी एज फॉर स्किन, और वो किससे रिलेटेड है? विटामिन सी से रिलेटेड है। ठीक है। आते हैं अब हम फैट्स। फैट से क्या है, जब एक्सेस ऑयल हो जाता है हमारी बॉडी में तो फैट्स आता है, पढ़ लेंगे पूरा अच्छे से। फूड कंपोनेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इसकी कमी होती है, फूड कंपोनेंट्स की होती है। देखिए मेनली जो लोग खाना नहीं खाते हैं या थोड़ा सा बाहर का ऑयली खाते हैं तो उनमें फैट्स इंक्रीज हो जाता है, फूड कंपोनेंट्स घट जाते हैं। ठीक है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि हमें किससे मिलती है? जो हमें सनलाइट से मिलती है, याद रखना है। कैल्शियम और फॉस्फेट इसमें कम हो जाता है। ठीक है, जो कि सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं, और टूटती हैं तो जल्दी ठीक नहीं होती हैं। अब आते हैं फूड माइल्स। फूड माइल्स क्या है? डिस्टेंस फूड ट्रेवल वेयर इट इज प्रोड्यूस वेयर इट इज कंज्यूम। ठीक है। अब आते हैं मिनरल्स पर। मिनरल आप जानते हो, जो कि कैल्शियम हो गई बोन्स के लिए, या आयरन हो गया, ये सारा हमारा मिनरल्स है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो भी हमारी बॉडी में फंक्शनिंग करने के लिए हेल्प करते हैं, जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, आप याद रखेंगे। अब माइलेट्स आते हैं, ग्रेन्स लाइक ज्वार बाजरा दैट आर गुड फॉर हेल्थ, कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। प्रोटीन्स आप समझ सकते हो, प्रोटीन के लिए आज सब लोग पागल हैं, क्योंकि वो बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करती है। अब क्या है, जो मेनली जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन चिल्लाते रहते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? रिपेयर करता है बॉडी टिश्यूज को। जब कोई लड़का जाएगा या कोई बच्चा जाएगा किसमें? जिम में जाएगा, कोई लड़की लड़का बच्चा कोई जिम में जाता है, तो क्या होता है, जब भी वो एक्सरसाइज करते हैं उनके बॉडी के टिश्यूज जो हैं वो फट जाते हैं। ठीक है, और उनको रिपेयर होते हैं। जब वो रिपेयर होके नए टिश्यूज, उसकी लेयर बनती है उस पर, उसकी वजह से क्या होता है? मसल ग्रोथ होता है। और लेयर कब बनेगी? अगर मान लीजिए टिश्यू रिपेयर ही नहीं हुए तो आपकी हालत खराब होती जाएगी। आपने डाइट नहीं ली, इसलिए कहते हैं कि आपको डाइट लेनी है अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो। प्रोटीन इसलिए जरूरी होता है ताकि जो टिश्यूज है वो रिपेयर हो जाए। समझ गए होंगे आप। रफेज क्यों जरूरी है? एक डाइटरी फाइबर होता है। रफेज डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके लिए। और विटामिन की कमी। ठीक है, आप समझ सकते हो इजीली। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका आयोडाइज सॉल्ट। अच्छा, आयोडाइज सॉल्ट जो है आपका, अब आपको खाने के लिए देखिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है, और आयोडीन आपका किस में प्रेजेंट होता है? सॉल्ट में प्रेजेंट होता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से जैसे क्या होता है? ग्वाइटर बन जाता है, ग्वाइटर की प्रॉब्लम आ जाती है। आपको क्या करना है, अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो, एक टेबल बनानी है प्रॉपर ऐसे। ठीक है, और लिखना है इसमें कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज से कौन सी प्रॉब्लम होती है और किससे ठीक होती है, ये चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, ये आपका पूरा काम है। नेक्स्ट आते हैं हम टेस्टिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स कैसे? स्टार्च का टेस्ट आप कैसे करोगे? आयोडीन की हेल्प से आप कर सकते हो। क्वेश्चन इससे बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन को आप फूड आइटम्स पे डालोगे। अगर ब्लू ब्लैक होता है तो स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, पोटैटोज, ब्रेड, राइस, ये जो है आपका ये टेस्ट हो जाता है इसमें से। ठीक है, आप घर पे इसको ट्राई कर सकते हो। आयोडीन सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा वैसे इतनी इजीली, लेकिन आपको याद रखना है कि आयोडीन सोल्यूशन अगर आप किसी भी चीज़ पे डालते हो, जैसे पोटैटो पे, ब्रेड पे, राइस पे, अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। और ये आइटम्स ऐसे हैं, पोटैटो, ब्रेड्स, राइस, ये पक्का ब्लू ब्लैक होगा क्योंकि इसके अंदर स्टार्च है। फैट का टेस्ट आपको कैसे करना है? एक पेपर पे फूड डालोगे, प्रेस करोगे। अगर ऑयली पैच है, जो कि देखिए आप ये बहुत अच्छे समझ सकते हो, आपके घर में पकौड़े बनते होंगे तो उसको एक फूड व्रैप में डाला जाता है ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए, तो उसके अंदर से फैट निकलता है, जो भी ऑयल निकलता है, या आप नॉर्मली फैट टेस्ट करते हो घर में। प्रोटीन टेस्ट कैसे कर सकते हो? जब भी आप फूड और पानी का, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का, ठीक है, आप मिक्स कर लो। अगर वॉयलेट कलर आता है तो क्या है? प्रेजेंट है प्रोटीन। नहीं आता है तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है।
अब आइए नेक्स्ट पे हम चलते हैं चैप्टर 4। देखिए कितना इजीली आपका चैप्टर 3 चैप्टर हो गए, 15 मिनट भी नहीं हुए हैं अभी और आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आप पढ़ने बैठेंगे सिंपली इसके नोट्स भी आप बनाते जाइए साथ के साथ। अब आते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स पर। मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो कि वुड, प्लास्टिक और ग्लास। ठीक है, ये आपके नॉन मैग्नेटिक होते हैं। आप बचपन में भी खेले होंगे मैग्नेट से। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप चिपकाते हो, आयरन होता है तो वो चिपक जाता है, लोहे से चुंबक बिल्कुल चिपक जाती है। अब मैग्नेट के पोल्स हैं, बहुत सिंपल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब आप जानते हो। ठीक है, अगर आप उस मैग्नेट को तोड़ भी दोगे तब भी उसमें सॉरी पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, किससे, अपने मैग्नेट से। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जब आप मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में करोगे। ठीक है, जो एंड पॉइंट होगा नॉर्थ का वो नॉर्थ पोल होगा और जो अपोजिट हो जाएगा वो सीधे साउथ पोल बन जाएगा। आप मैग्नेट से डायरेक्शन भी चेक कर सकते हो इजीली। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन क्या होता है, देखो जो कि नॉर्थ को नॉर्थ से मिला दो तो वो जुड़ेगा नहीं। अगर आप नॉर्थ को साउथ से मिलाओगे तो वो जुड़ जाएगा, लेकिन अगर नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाओगे तो वो नहीं जुड़ेगा। तो नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाना यानी कि सेम पोल्स को एक साथ अगर आप मिलाते हो और तो क्या होगा कि वो रेपेल करेंगे, वो लड़ेंगे। आप समझ लीजिए एक तरीके से नहीं मिलेंगे वो, लेकिन अनलाइक पोल्स को आप मिला लोगे। ठीक है, तो पोल्स अपार्ट वाली बात है ये, बिल्कुल सिंपल, आप समझ सकते हो। आप इसका टेस्ट भी कर सकते हो। अब अपनी मैग्नेट कैसे बनाई जाए, ये बच्चों के लिए एक्टिविटी होती है जो कि आपको क्या है पैडागोजी में पूछी जा सकती है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सिंपल मैग्नेट बना सकते हो आयरन की नीडल को। ठीक है, आपको क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है और सिंपली आप ये एक्टिविटी को समझ सकते हो। अब आते हैं मैग्नेटिक कंपास को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ये भी कंस्ट्रक्शन में ही आता है, समझ लेना आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स थ्रू मटेरियल। अब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट थ्रू नॉन मटेरियल। देखिए अब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे एक्ट कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट थ्रू नॉन मटेरियल, इन पे भी एक्ट कर सकता है। कैसे, अगर मैग्नेट अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को, इफ देयर इज अ नॉन मैग्नेटिक बैरियर बिटवीन दैम। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई मैग्नेट जो है, ठीक है, अट्रैक्ट करेगी, मान लीजिए आपने किसी लकड़ी के गेट पर पे जो है आपने लगा दिया है, एक लोहे की कील आपने लगा दी है एक लकड़ी के गेट पर, तो क्या हो रहा है, तो मैग्नेट चिपकाओगे तो चिपक जाएगी, चिपक जाएगी। क्यों, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि वुड और ग्लास और पेपर पर जो है मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है, वो चिपक जाएगी क्योंकि देयर इज स्टिल आयरन पीस देयर। ठीक है, वहां पे अभी भी आयरन का पीस है जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, समझ सकते हो आप इस तरीके से। फन विद मैग्नेट्स, ये भी बच्चों के लिए एक्टिविटी है, ये भी आपका पैडागोजी में आएगा। मैग्नेटिक गार्डलाइन बनाई जा सकती है, जैसे कि बहुत सारे आयरन के ऑब्जेक्ट है, मैग्नेट में उसको जोड़ते जाएंगे तो वो आगे तक जुड़ती जाएगी। ठीक है, और मैग्नेटिक मेज। अब आते हैं केयरिंग फॉर मैग्नेट्स। केयरिंग फॉर मैग्नेट्स में समझिए सिंपली क्या है, मैग्नेट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली टू अवॉइड लूजिंग देयर मैग्नेटिज्म, dropping, hammering, heating magnets, store them piece with a wood or soft iron to preserve their strength। ठीक है, मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ भी लूज हो सकती है अगर आप उसमें हैमरिंग करो, ड्रॉप करो, हीट करो उसको, तो क्या है, तो वो उसकी मैग्नेटिक पावर कम हो सकती है, स्ट्रेंथ वो अपनी लूज कर सकता है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। अब क्या है, अब आप अपने दर्जी के पास जाते हो, पुराने के टाइम पे क्या होता था, इंच टेप जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, अपने बॉडी पार्ट्स से, जैसे अपने हाथ से आपकी लंबाई नाप ली और कहा कि हाँ ये 4 अंगूर छोटी हमें करनी है। आप कोई जीन्स लेके गए, बोला इसको छोटी कर दो, उन्होंने नाप लिया, हाँ भाई 4 अंगूर हम छोटी कर देंगे। तो व्हाट इज 4 फिंगर्स वाला गेम, ये क्या खेलते थे पुराने के टाइम पे। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये हैंड्समैन ट्रेडिशनल मेथड था। ठीक है, जो मेजरमेंट के लिए यूज होता था और वो बिल्कुल एक्यूरेट होता था। आप बिल्कुल लेंथ से आप नापते थे तो बिल्कुल एक्यूरेट, अगर यूनिट भी अगर आप देखो तो बिल्कुल एक्यूरेट, अगर स्टिच करवा रहे हो तो बिल्कुल एक्यूरेट स्टिच होता था। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें, देखो स्टैंडर्ड यूनिट पुराने के टाइम पे अंगुला, दसुना, योजना, ठीक है, ये सारी थी इंडिया में। ठीक है, अंगुला मतलब जो कि फिंगर्स, ठीक है, दसुना, दसजुना जो कि पूरा हाथ से यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, सिंपली बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है विच वन ऑफ देम इज नॉट अ ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो आपको ये 3 ऑप्शन देंगे और एक और कोई ऑप्शन दे देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप आंसर गलत कराओगे अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो। ठीक है, तो सिंपली आप आते हम अपने कंसेप्ट पर, कहाँ चले गए, ओके यहाँ पे हम पढ़ते हैं हाउ टू अवॉइड कंफ्यूजन, अ स्टैंडर्डाइज सिस्टम इज नोन एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
तो SI जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की, आप ये समझ लोगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। और लार्ज डिस्टेंस की बात करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितना सिंपल है, एनसीईआरटी में बहुत सिंपली चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। मेजरमेंट टूल्स की बात करें, 15 मीटर का स्केल है जो कि कॉमनली यूज़ करते हो स्मॉल लेंथ के लिए, आप लोग भी यूज़ करते हो, होता है 15 मीटर स्केल्स आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होता है। और फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप साइज जो आज के टाइम पे है। अब थ्रेड को आप यूज़ कर सकते हो एज अ मेजरिंग मटेरियल। कैसे आप कर सकते हो, देखो कैसे, अगर आपको कोई भी कर्व चीज़ है आपने ले ली तो आप इसको स्केल से मेजर प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको क्या है, आप थ्रेड से बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे और थ्रेड से उसको मेजर कर पाओगे। तो थ्रेड भी बहुत अच्छा एक मेजरमेंट टूल है और बिल्कुल मॉडर्न टूल है। बिल्कुल भी आप ये मत समझना कि वो थ्रेड है तो आप ये कहो कि वो ट्रेडिशनल टूल है, मॉडर्न टूल ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। करेक्ट मेथड की बात करें मेजरमेंट की, तो सबसे पहले कैसे होगा, आप स्केल को बिल्कुल करेक्ट रखोगे और बहुत सिंपल है ये, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट पे, मोशन वाला आपको इसमें पूछा गया है। मोशन के बारे में बताया गया है कि मोशन क्या होता है। मोशन के टाइप्स आपको इस चैप्टर में बोले गए, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाए। तो सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ को फॉलो करे। आप डेप्थ में इसको पढ़ लेना, पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है, तो आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। अब आते हैं मटेरियल। अच्छा, पीरियोडिक मोशन हमारा रह गया। पीरियोडिक मोशन होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ले तो वो होता है हमारा पीरियोडिक मोशन। चैप्टर 6 पे आते हैं, जो भी मटेरियल हमारे पास है, डिफरेंट बॉल्स फॉर डिफरेंट स्पोर्ट। अब क्या है, आप क्रिकेट खेलते हो तो क्या आप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हो, नहीं खेलते हो, उसके लिए बॉल अलग होती है। टेनिस बॉल सॉफ्ट होती है, क्रिकेट बॉल जो है वो हार्ड होती है, ठीक है, सिंपल ये है। तो ये तो हमारा है कि हम कोई भी मटेरियल यूज करते हैं तो किसके हिसाब से यूज करते हैं, जहां जो भी हम कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हम लेते हैं मटेरियल को। प्रॉपर्टीज क्या होती है मटेरियल की, आप अच्छे से पढ़ लेना। अपीयरेंस होती है, उसके बाद हार्डनेस होती है, कोई मटेरियल हार्ड होता है कोई सॉफ्ट होता है। ट्रांसपेरेंसी जरूर पढ़ लेना। ट्रांसपेरेंट होते हैं जो आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट जो होता है जो कि लाइट हम क्लियरली नहीं देख सकते पर देख सकते हैं। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते। अब आता है मैटर। मैटर आपका क्लास 6 से ये कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है, नया मैटर होता है बच्चों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, एक एनीथिंग, कुछ भी होता है। मैटर इज द यूनिट जो कि जिसके पास स्पेस होता है और मास भी होता है, सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में ये होता है, ठीक है, आर मेड ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं मास और वॉल्यूम की। तो मास और वॉल्यूम दो प्रॉपर्टी होती है किसकी, देखिए मास और वॉल्यूम बिल्कुल भी टाइप नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी होती है मास और वॉल्यूम। मास क्या होता है कि उसका साइज कितना है, वेट कितना है, किलोग्राम्स में ये मेजर होता है मास हमारा, ठीक है। और वॉल्यूम जो है लीटर्स मिलीलीटर्स ऐसे यूज होती है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी आप समझ सकते हो। मास होता है उसका टोटल वेट कितना आ रहा है, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स में। एग्जांपल्स पढ़ लेना, ग्रुप मटेरियल्स बाय प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पर, टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाए। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है, आप इसको समझ सकते हो। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हेल्प करता है और हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में ये दिखाता है। क्लिनिकल जो भी हमारा थर्मामीटर होता है, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर जो कि आजकल यूज़ होता है उस पर बिल्कुल डिटेक्ट आ जाता है। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर जो है डॉक्टर्स पूरा देखते हैं, उसमें मर्करी प्रेजेंट होता है, ठीक है। मर्करी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, ठीक है, मर्करी प्रेजेंट होता है, इसको आप मार्क कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है मर्करी, ठीक है। और डिजिटल थर्मामीटर्स में जो है आप इजीली समझ सकते हो। अब ये कब से शुरू हुए, कोविड-19 पेंडेमिक से ये शुरू हुए। देखिए बिल्कुल रिसेंट की जो भी चेंज आपका एनसीईआरटी में हुआ है वो बुक मैंने ली थी, इस वजह से आपको बिल्कुल रिसेंट के जितने भी इश्यूज हैं सब कुछ आपको इसमें दिए गए हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ मैं तो कह रही हूँ आप नोट कर लीजिए। तो जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है, ठीक है, ये आपका 98 डिग्री जो होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ये होता है, ठीक है। अब केल्विन स्केल की बात कर लेंगे, ठीक है। केल्विन स्केल क्या होता है, आप क्या करते हो, अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, ये फॉर्मूला भी आप ज़रूर समझ लोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15 आपको ये करना है, एंड सेम फॉर वाइस वर्सा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम पल्स रेट मेजर एज अ मेजर ऑफ फीवर। अब पहले के टाइम पे जब थर्मामीटर नहीं होता था तो लोग कैसे मेजर करते थे कि यहाँ के लोग को बुखार है या नहीं है। देखिए पल्स रेट हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की पल्स रेट 72
मैं आपको बता देती हूँ कितनी होती है। पल्स रेट नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की 72 पर मिनट आपकी होती है, ठीक है, पर मिनट ह्यूमन की, नॉर्मल ह्यूमन की होती है, जिसको फीवर वीवर कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप याद रखना ये बात। अगर इससे ज़्यादा पल्स रेट है तो हल्की गर्मी है उसके अंदर, अगर पल्स रेट ज़्यादा बढ़ी हुई है इसका मतलब है कि उसको फीवर है, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर आ गया, अच्छे से पढ़ोगे। अब कैसे करना है यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इसको आगे से बिल्कुल नहीं पकड़ना होता है, मरकरी होती है वो टूट जाती है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में देखिए ऐसे कंसेप्ट दिए होते हैं, नोआ साइंटिस्ट, क्या ये आपको मिल जाएंगे जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। अन्ना मनी, ठीक है, हु इज अन्ना मनी, एक रियोन्ड इंडियन साइंटिस्ट है, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो, कि हु इज ऑफन रेफर टू एज वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना, ये बिल्कुल अच्छे से आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट आते हैं अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर की स्टेट्स पढ़ते हैं। वाटर क्या है, डिफरेंट स्टेट्स में होता है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो है वेपर स्टेट में हो जाता है। इवेपोरेशन कब होता है, देखो हीट की वजह से होता है ये, ठीक है। आप कपड़े सुखाते हो तो वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं। बारिश में आप रखते हो तो नहीं सूखते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट प्रेजेंट होता है। जब तक हीट नहीं आएगी तब तक इवेपोरेशन नहीं होगा। स्टेट्स ऑफ वाटर। अब आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर अपनी लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाए। देखो अगर आप बर्फ जमाते हो, बर्फ को थोड़ी देर बाहर रख दो, अभी इतनी गर्मी है, तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा पानी बन जाएगा। इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। सिंपली आपने समझ लिया, कोई डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ेंगे क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं। स्टेट्स ऑफ वाटर क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, ठीक है। ये 3 स्टेट्स होती है वाटर की, समझ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यही स्टेट्स आपकी मैटर की भी होती है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ओके अब एक्सप्लोरिंग चेंजेस इन वाटर स्टेज, हीटिंग और कूलिंग होता है, ठीक है। आइस मेल्ट हो रही है तो वो क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। पानी को गर्म कर रहे हो, उबाल रहे हो, तो वो हीटिंग हो रही है। फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं कौन कौन, ह्यूमिडिटी लेवल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फैक्टर इफेक्टिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किसी भी के भी फैक्टर इफेक्टिंग देखें तो वहीं मार्क कर लीजिए, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट। अब आते हैं वाटर साइकिल पर। अच्छा, इसमें टेम्परेचर आप जरूर नोट कर लीजिए। देखिए 6th क्लास में टेम्परेचर नहीं बताया गया बच्चों को कि बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है पानी बॉईल होता है, ये आपको पता है, मुझे पता है। 6th क्लास के बच्चों को ये चीज़ नहीं बताई गई है। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, जो आप होगे समय के साथ में, तो आपको अगर डेमो टीचिंग के लिए बुलाया जाए कि आप डेमो टीचिंग कीजिए, और बोला कि जाए कि आप क्लास 4th को क्या पढ़ाएंगे, क्लास 5th को क्या पढ़ाएंगे, तो आप कैसे पढ़ाओगे जब आपको यही नहीं पता कि आपको क्या पढ़ाना होता है, क्या कंसेप्ट होता है क्लास 6 में। अब क्लास 6 में मान लीजिए आपको यही पढ़ाना है, आपको वाटर की स्टेट बतानी है, आप तो बताने लग जाओगे कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आप ये बताने लग जाओगे। अरे लेकिन 6th क्लास के बच्चे को पता ही नहीं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। तो ये हाँ आपका मार्क्स कटता है डेमो टीचिंग में, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत पर्पस के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं वाटर साइकिल और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। फॉर्मेशन कैसे होता है क्लाउड्स का, आप समझ सकते हो। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब भी वाटर जो है, ठीक है, कंडेंस हो जाता है या जब भी इवेपोरेट हो जाता है वाटर, ठीक है, तो जो भी पार्टिकल्स जो हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो है, वो क्या होते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स जब कंबाइन हो जाती हैं और जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जब भी जो भी क्लाउड बहुत हैवी होता है, वही उसी क्लाउड में से बारिश होने लगती है, यानी कि वो पानी निकलने लगता है, फॉल ऑफ वाटर, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब आते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड में बेसिकली क्या होता है, आप खुद से उठा उठा के चीज़ों को अगर आप कर रहे हो, जैसे मान लो आप चावल बीन रहे हो, आपको मम्मी ने बोला है बेटा चावल बीन दो, आप चावल बीन रहे हो, लेकिन बीनते बीनते आपको कंकड़ दिखा, आपने उठाया फेंक दिया, हो गया आपका। अब आते हैं हम थ्रेशिंग पे। थ्रेशिंग की अगर हम बात करें तो थ्रेशिंग आपके लिए कैसे मेथड है, अगर आप उसको बीट करो, अगर आप बीट करके करते हो तो आपको क्या होता है, जिसको स्टॉक्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बीट करते हैं, थपथपाते हैं पीछे से, तो वो क्या होता है आपका थ्रेशिंग होता है। थ्रेशिंग आप समझ सकते हो, जैसे सूप चलाती होंगी आपकी मम्मी, पीछे से वो थपथपाती हैं, तो उसको इंग्लिश में हम थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग होता है अगर आप सूप में से किसी कंटेनर में अपने गेहूं को डाल रहे हो और हवा चल रही है तेज, तो जितना भी कूड़ा होता है वो हल्का होता है, वो उड़ जाता है और गेहूं जो है वो नीचे कंटेनर में चला जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी करके देखा करो, ठीक है, बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। साइंस है, प्रैक्टिकल लाइफ ही इसका दूसरा नाम होता है। अब सीविंग क्या होता है, सीविंग होता है जब भी सॉलिड जो पार्टिकल है वो आप सेपरेट करते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका सीविंग होता है। जैसे कि शिफ्टिंग फ्लोर टू रिमूव लम्प्स और
इम्प्योरिटीज। ओके, इवेपोरेशन पर आते हैं। इवेपोरेशन पता है आपको, जब पानी भाप बन के उड़ जाता है वो आपका इवेपोरेशन होता है। सेंडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सेंडिमेंटेशन? क्या होता है, जो भी हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे जम जाते हैं किसी भी लिक्विड में, ठीक है। मान लो गेहूं साफ कर रहे हो आप, गेहूं का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब आप गेहूं डालोगे कंटेनर में तो गेहूं जो है नीचे रह जाएंगे, जितना भी लिक्विड है, और जो भी कूड़ा है जो हल्का है, वेट में कम है, वो ऊपर ऊपर तैरने लगेगा एक कंटेनर में, नीचे नीचे जो भी आपकी गेहूं है वो रह जाएंगे। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। डिकेंटेशन क्या होता है? जो क्लियर लिक्विड है इज पॉर्ड फ्रॉम द सेटल सॉलिड। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी जो लिक्विड क्लियर है उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जो भी सेटल सॉलिड है उसमें से निकाल दिया जाता है। सेंडिमेंटेशन आप समझ सकते हो, वो नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। अलोइंग मडी वाटर टू सेटल, क्लियर वाटर टू बी पोर ऑफ, और जब वो क्लियर वाटर ऊपर आ जाता है और उसको निकालते हो तो वो प्रोसेस फिर डिकेंटेशन हो जाता है। समझ रहे हो ना। फिल्ट्रेशन क्या होता है? पानी या लिक्विड जो है भी जितने भी, अब जैसे आप छान रहे हो किसी चीज़ को, चाय बनाते हो, चाय छानते हो आप, तो चाय पत्ती जो है आप अपने चाय की छन्नी में रह जाती है, और जितनी भी आपका लिक्विड टी है वो आपकी ग्लास में चली जाती है, तो दैट इज फिल्ट्रेशन, सिंपल है। चर्निंग क्या होता है? चर्निंग बहुत ईजी है। अगर आपने बटर निकाला है घर पे, ठीक है, तो वो होती है चर्निंग। जब भी आप देखिए क्या होता है, जब भी हम मलाई जमा देते हैं और फिर उसका क्या बनाने लगते हैं, हमें घी बनाना होता है या बटर निकालनी होती है, तो हम उसको बहुत देर के लिए फेंटते रहते हैं। फेंटने के बाद जो लिक्विड होता है वो नीचे रह जाता है, और जितनी भी बटर होती है ना, आप देखना कभी आपकी मम्मी ये चीज़ करती होंगी, आपको क्या करना है वो देखना है, तो आप देखोगे तो जो भी बटर होता है ना वो हार्ड हो जाता है, मतलब एक तरफ अपने आप वो इकट्ठा हो जाता है, आपको सिर्फ उठाना है और अपनी दूसरी प्लेट में उसको रखना है, इतना काम आपका रह जाता है। तो जब आप उस लिक्विड फॉर्म में से, और जो भी आपका बटर होता है बहुत क्रीमी क्रीमी सा सॉफ्ट सा आपका आ जाता है, जितना भी पानी होता है लस्सी बन जाती है, नीचे वो रह जाती है, बटर ऊपर आ जाती है, वो आप निकालते हो तो उसको हम चर्निंग बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, जो कि आप मैग्नेट से सेपरेट करते हो, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रह जाता है, और मैग्नेटिक सब्सटेंस जितना भी आयरन जो भी अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को वो उसमें रह जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं लिविंग क्रिएचर्स पे। लिविंग क्रिएचर्स की बात करें तो हम प्लांट की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। सीड जर्मिनेशन होती है, सबसे पहले तो सीड जर्मिनेशन होते हैं। सीड आप आगे भी पढ़ोगे कि सीड जर्मिनेशन आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, और उसमें आपको थीम्स में बहुत अच्छे से ये समझा रखा है, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। अभी आप ओवरव्यू ले लीजिए। सीड प्लांट की लाइफ साइकिल होती है, सबसे पहले सीड होता है, फिर वो बढ़ता है, बेबी प्लांट बनता है, फिर फ्लावर होता है, फ्लावर बनने के बाद फ्रूट बनता है, फ्रूट बनने से उसके अंदर से क्या निकलता है, सीड निकलता है। तो ये होती है आपकी पूरी साइकिल, जितनी भी आपकी प्लांट की होती है। एनिमल्स की और ह्यूमंस की बिल्कुल सेम ही होती है लाइफ साइकिल। क्या होता है कि लाइफ स्पैन का फर्क होता है बस, सबसे पहले ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, अडल्ट होते हैं, फिर मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आपका आता है एनसीईआरटी में से ही कि जो मॉस्किटोज हैं उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है। सबसे पहले वो बनते हैं एग, लार्वा, प्यूपा, और फिर बनते हैं अडल्ट। फ्रॉग्स की अगर हम बात करें तो पहले एग्स होते हैं, टेडपोल्स होते हैं, फिर आपके फ्रॉगलेट्स होते हैं, और फिर आपके अडल्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद कर लेना है एग्जाम्पल्स। ओके, जगदीश चंद्र बोस के कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी आपको समझना है। एक इंडियन साइंटिस्ट है वो। ये सब कुछ एनसीईआरटी में ऑथेंटिक है। जगदीश चंद्र बोस की पूरा आपको पूछा जा सकता है, ये अच्छे से आपको कर लेना है। ओके, अब आते हैं 11 चैप्टर पे। ये थोड़ा हाईलाइट हो गया है रेड कलर से, तो आप ध्यान से समझिए, मैं आपको बता देती हूँ। हम पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, सिंपल आपको पता है, जो भी हमें नेचर से मिलते हैं रिसोर्सेज, जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, फॉरेस्ट है, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। सॉइल्स हैं, रॉक्स हैं, फॉसिल्स हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं कुछ कुछ, ठीक है, जो कि ह्यूमन खुद बनाते हैं, मशीन्स, व्हीकल, और अपनी ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए ये जो है ये रिसोर्सेज बनाते हैं, ठीक है। अब रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनको हम जो कि रेप्लेनिश्ड हो जाते हैं, ये वर्ड जरूर आपको याद रखना है, रेप्लेनिश्ड हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि एयर है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जिनको आप रिन्यू नहीं कर सकते। रिन्यू आप समझ सकते हो, जैसे कोई आपका मान लो आपको रिन्यू करते हो, आप समझ रहे हो ना, सिंपल आप वर्ड से समझो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिस चीज़ को रिन्यू करा जाए, और नॉन रिन्यूएबल जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, रिन्यू नहीं कर सकते। मिनरल्स हैं जो लिमिटेड में हैं वो आपके नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, और जो नॉन लिमिटेड में है वो आपके रिन्यूएबल में आते हैं, जो लिमिटेड है वो नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, रॉक्स हो गए। जुडिशियस यूज़ आपको इनका करना है। अगर आप जुडिशियस यूज़ करते हो तो क्या होता है,
नेचुरल रिसोर्सेज का सर्वाइवल, इट इज़ असेंशियल टू यूज़ देम वाइजली, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे पेट्रोल है, ठीक है, इसका यूज़ जो है आपको अंधाधुंध बिल्कुल इसका यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ उतना यूज़ करना है जितना भी आपको आता है। अब हायर क्लासेस में जाओगे, इसी में आपको एक कंसेप्ट और मिलेगा, वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब आप इसमें 6th क्लास के बच्चे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाओगे तो उसे समझ नहीं आएगा कि क्या होता है। इसी में आता है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में ही ये कंसेप्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आगे हम पार्ट्स में करेंगे जो भी हम हायर क्लास में करेंगे। तो ये बात ध्यान से समझ लेना, 6th क्लास के बच्चे को कितनी चीज़ पढ़ानी है किस टॉपिक में, ये आप इस एनसीईआरटी से समझ लो। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन ना पूछे जाएं तो आप मुझे बताना, ज़रूर पूछे जाएंगे। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सोलर सिस्टम। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का कोई प्रीमियम हो, बैच हो, तो आप ज़रूर सब्जेक्ट, आपका एक टेस्ट का ऑप्शन होता है, आप वो कर सकते हो, ठीक है, आता है उसमें। तो आपको सोलर सिस्टम वाला चैप्टर होगा, सोलर सिस्टम, ठीक है, ज़रूर अटेम्प्ट करके देखना। सब्जेक्ट टेस्ट होता है, चैप्टर टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप ज़रूर करके देखना इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। अगर आपके आंसर्स 10%, 20%, 50% भी एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। अब कॉन्स्टेलेशन से समझते हैं, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। कॉन्स्टेलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। बेसिकली जब स्टार्स जो होते हैं वो कोई पैटर्न बनाए, ठीक है, तो वो हमारा कॉन्स्टेलेशन होता है। अब एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरियन। ओरियन जो है आपका 3 स्टार बेल्ट है, जो कि हंटर माइथोलॉजी में आता है। ये भी आपका एक कॉन्स्टेलेशन है, उर्सा मेजर, जिसको ग्रेट बियर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक बिग डीपर एस्टरिज्म बोलते हैं, जो कि यूजफुल होता है, समझ रहे हो आप इसको। फॉर नॉर्थ स्टार, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, जैसे कैसियोपिया है, ये आपका जो है क्या बनाता है, डब्ल्यू शेप में आते हैं इसके स्टार। जैसे मान लीजिए ये स्टार है और ये अलग अलग ऐसे डब्ल्यू का पैटर्न बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैसियोपिया बोलते हैं। इसी तरीके से उर्सा मेजर है, और एक आपका सप्तऋषि भी उसमें होता है, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन में। अब आते हैं पोल स्टार। पोल स्टार क्या होता है, जिसको हम पोलैरिस भी बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली अबव है अर्थ के नॉर्थ पोल पे। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, और नीचे हमारा साउथ पोल है। बड़ी बेकार अर्थ बनी है। ओके, आते हैं अब हम अपने चैप्टर पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पोल स्टार के। पोल स्टार से क्या है, फिक्स रहता है ये स्काई में, किस वजह से, क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है, ठीक है। अब सन के बारे में पढ़ते हैं। सन क्या है, ग्लोइंग बॉल है, जो कि किससे बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम से बनने वाली कौन सा ऐसा स्टार है, तो आप आंसर किस पे लगाओगे, सन पे, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है। तो किन गैसेस से बना है, ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब रोल क्या है सन का, सन क्या करता है, एक तो काफ़ी बड़ा है सन, ठीक है। उसके बाद क्या है, सभी प्लैनेट्स को क्या करता है, इसकी सन की ग्रेविटी होल्ड करती है, सारे स्टार को हमारे सोलर सिस्टम में सबको होल्ड करती है, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हम लोगों को एनर्जी देता है, सोलर सिस्टम से हमें एनर्जी मिलती है, सन से हमें एनर्जी मिलती है। वेदर क्लाइमेट सिस्टम जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो सब सन की वजह से है, सोलर फिनोमिनॉन। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। अगर मैं बात करूँ तो प्लैनेट्स में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ना, एक एक प्लैनेट के बारे में आप ज़रूर लिखोगे। मरकरी जो है क्लोजेस्ट है सन से, सबसे छोटा प्लैनेट है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मरकरी सन से सबसे क्लोजेस्ट है, लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारा वीनस। वीनस जो है अर्थ की ट्विन सिस्टर है, वीनस बिल्कुल अर्थ के जैसा दिखता है, ठीक है। और वीनस जो है हॉटेस्ट प्लेनेट है, आपको ये बात याद रखनी है। मरकरी सन के पास है लेकिन फिर भी हॉटेस्ट नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन वीनस जो है सबसे हॉटेस्ट है। अर्थ आता है, हमारी अर्थ, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, 3 स्टेट्स होती है। और अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है, ठीक है। मार्स है, मार्स रेड प्लेनेट है, क्योंकि उसमें क्या है, आयरन ऑक्साइड है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, आप मुझे खुद बताइए। इसमें इतना ऑथेंटिक आपको दिया गया है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है प्रॉपर, ठीक है, कि आयरन ऑक्साइड होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या होता है, किस वजह से रेड होता है मार्स, तो आप कहाँ से बताओगे, ठीक है। आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपको पता ही नहीं होगा, तो किससे होता है, आयरन ऑक्साइड से। आप पढ़ चुके हो लेकिन आप बचपन में पढ़ चुके हो, आपको अच्छे से याद भी तो नहीं है ना, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारा, अर्थ का लार्जेस्ट प्लेनेट होता है। ओके, जुपिटर क्या है, अर्थ का लार्जेस्ट प्लेनेट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सैटर्न की, सैटर्न में जो है रिंग्स होती हैं, ठीक है। और जुपिटर क्या है, एक जाइंट स्टॉर्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक
पुल है इसका। सैटर्न आता है, सैटर्न आता है, उसके बाद आपका एक रिंग सिस्टम होता है। आपको इसमें बहुत चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। सोलर सिस्टम में बहुत कुछ बनता है, एक एक लाइन आप इसमें जरूर पढ़ोगे अच्छे से। यूरेनस आता है, टिल्टेड एक्सेस पे है। और यूरेनस और नेपच्यून क्या है, बहुत ही आइस जाइंट्स इनको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें आइस जमा होती है और ये काफ़ी दूर है सन के, ठीक है। और नेपच्यून जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आपका डार्क प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स होती है, वो भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोलर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आप KVSD, SSSB, जितने भी टेट एग्जाम्स हैं, SSC के एग्जाम्स हैं, सोलर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब मून की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से भी ज़्यादा है, ठीक है। मून का बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सन से भी ज़्यादा है, ठीक है। मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सन से भी ज़्यादा है, मिस्टेकनली मैंने अर्थ बोला, ठीक है, मून से ज़्यादा है। और ये क्या है, टाइड आती है इसकी वजह से, जितना भी टाइड्स होती है ना हमारे ओशियंस में, ठीक है। टाइड क्या होती है, ठीक है। टाइड्स जो होती हैं वो हमारे ओशन में होती हैं, जो भी हाई और राइजिंग और लोइंग डाउन ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें अल लीनो ला लीनो भी आएगा, वो भी आप आगे पढ़ोगे। अब आते हैं हम सैटेलाइट्स पे। सैटेलाइट्स क्या होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, जो कि मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, समझ रहे हो। ओके, सन, आपको कमेंट में एक क्वेश्चन मुझे बताना कि सन की तरफ भेजा गया अभी इसरो का कौन सा मिशन है जो अभी भेजा गया है, किसके लिए, सन, टुवर्ड्स सन, ठीक है। आपको बताना है कमेंट्स में, सही आंसर्स को मैं पिन करूंगी। ओके, सोलर सिस्टम की बात करें तो सन है, 8 प्लैनेट है, मून है, डार्क प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं, कॉमेट्स हैं, अदर स्मॉल, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी का क्या स्ट्रक्चर है। ओके, मिल्की वे गैलेक्सी की डेफिनेशन आप पढ़ोगे, एक स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है, जो कि सोलर सिस्टम में है। और स्ट्रक्चर क्या है इसका, सेंट्रल बर्ग है, स्पाइरल आर्म्स है और एक सराउंडिंग हेलो ऑफ स्टार्स है, गैस एंड डार्क मैटर। द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन वन ऑफ द स्पाइरल आर्म्स ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी नोन एज ओरियन आर्म, ठीक है। अच्छे से आपको समझना है। नेब्यूला रीजन कहाँ है, हमारे लद्दाख में है, जो कि क्लियर है, जहाँ पे आप जाओगे तो आपको स्टार्स जो हैं बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे स्टार्स देखने को मिलेंगे क्लियर, जो कि नेब्यूला रीजन है, कहाँ पे, हमारे लद्दाख में, भारत में, वहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्ट आपको स्टार मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी समरी वीडियो ऑफ NCERT, जस्ट पूरा क्लास 6 का, साइंस का। आपको बाकी सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और बाकी मैं सीरीज प्रॉपर लेकर आने वाली हूँ, एक एक पार्ट आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। हर पार्ट में अलग अलग क्लास होगी, ये मत सोचना कि आपको यही क्लास आगे चलेगी, नई क्लास आपको मिलेगी हर पार्ट में। क्लास 6 की करी है तो नेक्स्ट क्लास आपको क्लास 5 की मैं वीडियो अपलोड करूंगी, उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए, आप सब्र कीजिएगा, ज़रूर आपको मिलेगी। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी अगर आप ये करोगे तो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड। कोई डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके।